मोबाइल नंबर को बना मोबाइल सकते हैं। नंबर, मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर हाँ। को मोबाइल नंबर बना को। सकते लेकिन सर अगर जैसे सेम पेरेंट्स से अगर हैं। बिलोंग करते हो तो मोबाइल नंबर क्या पता सेम डाला हो। हाँ, अब देखो हमारे पास यहाँ पे वैसे हम अगर बात करें तो चार ऑप्शन हो सकते हैं: आधार, आईडी, मोबाइल, ईमेल। ठीक है। ये हमारे पास चार ऑप्शन। अभी मैंने इस टेबल का नाम काट के स्टूडेंट इसीलिए करा। यहाँ पे हम थोड़ा सा और अगर इसको डेप्थ में समझें तो नॉर्मली तो हम कहते हैं कि हर स्टूडेंट का आधार नंबर भी अलग होगा, स्टूडेंट की आईडी भी अलग बनेगी, मोबाइल नंबर भी अलग होगा, ईमेल आईडी भी। तो ये चारों में से कोई भी आप बना सकते हो प्राइमरी की। तो इन चारों को हम कैंडिडेट की बता बोलते हैं। ठीक है। कैंडिडेट की एक से ज्यादा हो सकती हैं टेबल में, वो भी यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगी, प्राइमरी की भी यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। लेकिन प्राइमरी की एक टेबल में एक ही होती है, ओनली वन होती है, जबकि कैंडिडेट की कितनी भी हो सकती है। ठीक है। अब यहाँ पर जो है हमारे पास कि आधार नंबर, आईडी, मोबाइल, ईमेल, ये चार हैं हमारे पास कैंडिडेट की। मतलब ये प्राइमरी की बनने के लिए एलिजिबल है। ऐसे समझो कि जैसे कोई इलेक्शन में चार कैंडिडेट खड़े हो गए हैं, तो चारों के चारों जीतने के लिए एलिजिबल है, लेकिन जीतेगा तो कोई एक ही। ठीक है। तो पब्लिक वोट करेगी, जो जीता वो क्या बन गया, प्राइमरी की। तो इनमें से अब जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है या जो डेटाबेस पे काम कर रहे हैं, डेटाबेस मैनेजर हैं, ठीक है, वो मैनेज करके देखेंगे कि उनको कौन सी मोस्ट सुटेबल लग रही। ठीक है। वो कहेंगे, जैसे अभी दीपा ने कहा कि मोबाइल नंबर ऐसा भी हो सकता है कि दो बच्चों के बच्चों पे तो मोबाइल नंबर नहीं, उनके पेरेंट्स के हैं, तो दोनों ने अपने फादर का मोबाइल नंबर लिखवा रखा है, तो पेरेंट्स के नंबर लिख रखे, सेम नंबर आ रही है दो बच्चों के। ठीक है। तो ये रिपीट हो सकते हैं। तो कुछ ऐसे केसेस हो सकते हैं, तो अब हम उन केसेस को सेलेक्ट कर रहे हैं, तो हम इसको प्रीफर नहीं कर रहे कि अगर इस तरह का केस बन गया। अच्छा, सेम केस ईमेल आईडी में भी हो सकता है इसी तरीके से कि बच्चे की ईमेल आईडी नहीं है। वैसे भी इंडिया में ईमेल आईडी बनाने की परमिशन कितनी एज में होती है? मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए ईमेल आईडी क्रिएट करने की? नो सर नहीं पता। 13 ईयर होती है। ठीक है। 13 ईयर से पहले ना तो ईमेल आईडी बना सकते, जब ईमेल आईडी नहीं बना सकते तो कोई सोशल मीडिया अकाउंट भी नहीं बना सकते। ठीक है। मिनिमम एज क्राइटेरिया 13 ईयर का होता है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास बचा आधार नंबर और आईडी। आधार यूनिक होता है, किसी भी दो स्टूडेंट का सेम नहीं हो सकता। स्टूडेंट आईडी भी यूनिक ही रहेगी, किसी भी दो की सेम नहीं हो सकती। लेकिन आधार में एक प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे छोटे बच्चों का या कुछ बच्चों का आधार बना ही ना हो। ठीक है। आधार कोई ऐसा तो मैंडेटरी नहीं है कि भाई आपको एकदम ही बनवाना ही है। ठीक है। 5 साल में 10 साल के बच्चे भी, मतलब 6 क्लास तक चल जाता है ऐसे ही। 6 क्लास में आजकल मैंडेटरी, पहले तो था भी नहीं वहां पर। तो मान लिया फर्स्ट सेकंड क्लास के भी बच्चे, उनका आधार ही नहीं बना हुआ, तो वो नल भी हो सकती है उस कैटेगरी में। लेकिन स्टूडेंट की जो आईडी होगी वो हमेशा बनी होगी कुछ ना कुछ। तो ये हमारे पास जो स्टूडेंट की आईडी, ये हमने जैसे सेलेक्ट कर ली, ये होगी हमारे पास प्राइमरी की। ठीक है। तो प्राइमरी की अल्टरनेट की में से जो वो जो कैंडिडेट की है उनमें से जो बेस्ट ऑप्शन होता है उसको हम बोल देते हैं प्राइमरी की। अब इसमें से हमारे पास जो बाकी बची हुई हैं, जैसे आधार बच गया, मोबाइल बच गया, ईमेल बच गया, ये हमने मान लिए थे कि इस तरह की सिचुएशन होती है, लेकिन हमारे डेटाबेस में ऐसी कोई सिचुएशन आई नहीं है कि इस तरह की सिचुएशन हो कि किसी का आधार नंबर ना हो, मोबाइल नंबर ना हो, ईमेल ना हो। तो सब मतलब यूनिक है और सब की सब वैल्यू है। तो लेकिन ये कैंडिडेट की थी, लेकिन ये प्राइमरी नहीं बनी, तो इनको क्या बोलेंगे, अल्टरनेट की बोलेंगे। ठीक है। यानी ऐसी कैंडिडेट की जो प्राइमरी की नहीं बन पाई उनको अल्टरनेट बोलते हैं। अब कुछ ऐसे भी होते हैं जो यूनिक होते हैं, लेकिन उनमें नल वैल्यू भी आ सकती है। जैसे आधार है। आधार को मान लिया मैं कहता हूं कि ये यूनिक तो है, लेकिन कुछ बच्चों के आधार अवेलेबल नहीं है, नल भी है। तो इस तरह का जो कॉलम होगा, उसके जो कंस्टेंट होगा उसको बोलेंगे यूनिक की।
तो एक की हमारे पास यूनिक की भी होती है, यूनिक की में यूनिक वैल्यू होंगी, डुप्लीकेट नहीं होगी, लेकिन नल अलाउ है। जबकि कैंडिडेट प्राइमरी की में या अल्टरनेट में इनमें नल अलाउ नहीं करना हमें। ये तो प्राइमरी की के ही हमारे पास एलिजिबल है, प्राइमरी की बनने के सारे। अच्छा, अब देखो जैसे मान लिया मेरे पास आईडी है, आईडी यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे बच्चों की मान लिया आईडी दे दी। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास आईडी है तो आप उस बच्चे की कोई भी इंफॉर्मेशन बता सकते हैं, उसका नाम क्या है, एज, मोबाइल, ईमेल, आधार, यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। अच्छा, आपको जब आईडी बताने से ही पता चल जाएगा, तो अगर मैं आईडी और नेम बता दूं तो आप बता सकते हो या नहीं सारी चीजें उसकी? बताओ। बता सकते हैं सर। ठीक है, जब हाँ। अकेले आईडी से पता चल रहा है तो आईडी के साथ कुछ और हो या ना हो क्या फर्क पड़ रहा, पता तो उससे भी चल जाएगा। तो सेम चीज अगर हम ऐसे समझ ले कि मेरे पास कॉलम के नाम में शॉर्ट में लिख देता हूँ ABCDE। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि ये ए वाला कॉलम कैंडिडेट की है या प्राइमरी की है। ठीक है, इससे हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं कोई भी रिकॉर्ड। तो अगर मैं ए से हर चीज की वैल्यू बता दूंगा तो क्या मैं ए और बी से बता सकता हूँ? हाँ जी सर। बता सकते हैं। जब ए से बता सकते हैं तो बी से भी बता देंगे। जब कोई अकेला ए किसी काम को कर सकता है तो उसके साथ बी लगेगा तब भी काम हो जाएगा। अगर सी लगाओगे तब भी हो जाएगा, डी लगाओगे तब भी हो जाएगा, ई लगाओगे तब भी हो जाएगा। कोई भी चीज लगा दो हमारे पास तब भी हो जाएगा। अगर ABC लगाओगे तब भी हो जाएगा, ABD करोगे तब भी हो जाएगा, ABE करोगे तब भी हो जाएगा मेरे पास वो काम। अगर आप ACD कर दोगे तो भी हो जाएगा, अगर ACE कर दोगे तो भी हो जाएगा। ए जरूरी है, ए के बगैर नहीं होगा। ए के साथ कोई भी आ जाए तब भी हमारे पास वो काम हो रहा है। अगर आप ABCD लोगे या वो DE लोगे तो भी हमारे पास काम हो रहा है, या ACDE करोगे तो भी हमारे पास काम हो रहा है, या ABCDE पांचों होंगे तो भी हमारे पास काम होगा। तो इसका मतलब क्या है कि भाई अगर हमारे पास जो कोई कैंडिडेट की है, कैंडिडेट की के साथ कोई भी एट्रीब्यूट, कोई भी कॉलम ऐड कर दो, तो जो हमारे पास ये बन रहा है, कॉम्बिनेशन बन रहा कॉलम का, उसको बोलते हैं सुपर की। ठीक है, ये क्या है, सुपर की। सुपर की का मतलब होता है सुपर सेट ऑफ कैंडिडेट की। कैंडिडेट की के सुपर सेट को क्या बोलते हैं, वो सुपर की बोलते हैं। अब सिंपल सी बात है, अगर देखो यहाँ पे क्या लॉजिक होता है, अगर आपसे पूछा जाए कि एक रिलेशन है, रिलेशन का मतलब होता है टेबल। ठीक है, अगर मैं कहता हूं उसके अंदर हमारे पास 3 कॉलम है यानी उसकी डिग्री 3 है, और मैं कहता हूं उसकी कैंडिडेट की है ए, यानी कोई भी एक कॉलम उसका कैंडिडेट की है, तो आपसे पूछा गया उसकी सुपर की बताओ कितनी होंगी उसमें। तो सुपर की बताओ क्या क्या हो सकती है इसकी। भाई, जो कैंडिडेट की है वो अपने आप में सुपर की होती है, उसके साथ आप कुछ भी लगा दो, ABAC ये भी सुपर की होंगी, या तीनों लगा दो आप ABC, ये सब सुपर की होंगी। ठीक है, तो सुपर की हम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर कोई भी एक एट्रीब्यूट हमें पता है एक कैंडिडेट की है तो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। ऐसे ही अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास AB दो ही कॉलम है किसी उसमें, और कैंडिडेट की है मेरे पास A, तो सुपर की क्या क्या होंगी बताओ? सर ए बी। ए भी तो होगी सबसे पहले, अकेला ए भी तो हो सकता है, और फिर AB भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर मैं कहता हूं ABCD ये हैं, और मैंने कह दिया कैंडिडेट की मेरे पास ए है, तो सुपर की क्या बनेगी, सुपर की हमारे पास ए बनेगी, बी AB बन जाएगी। पहले अकेले को लो, फिर उसका दो दो के साथ कॉम्बिनेशन लो। ठीक है, यानी दो दो बना दो। ठीक है, तो ABACAD, फिर हमारे पास 3 3 का ग्रुप बना लो, यानी ABC बना लो, ACD बना लो। ठीक है, और ABD बना लो। इस तरीके से हमारे पास 3 का ग्रुप बन गया, फिर 4 का ग्रुप बना लो। ठीक है, तो देखो इसके अंदर 4 हैं,
इसके अंदर 2 सुपर की हैं, इसके अंदर हमारे पास 8 सुपर की हैं। तो अगर ये एन जो है नंबर ऑफ एट्रीब्यूट को डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पे एन की वैल्यू 2 है, उसमें 3 है, यहाँ पे एन की वैल्यू 4 है। तो आपके पास सुपर की निकालने का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n-1, यानी 2 की पावर 3 - 1, 2 की पावर 2 यानी 4 होगी इसमें। यहाँ पे आप देखोगे 2 की पावर n-1 करोगे तो 2 - 1 यानी 2 की पावर 1, 2 सुपर की आएंगी। 2 की पावर 4 - 1, 2 की पावर 3 यानी 8 सुपर की बनेगी। तो अगर आपके पास हम यहाँ पर टेबल के अंदर नंबर ऑफ एट्रीब्यूट पता है, और आपको ये पता है कि कोई एक होना चाहिए, कंडीशन ये है कि कोई एक सिंगल कॉलम जो है वो हमारे पास सुपर की, वो कैंडिडेट की है। तो सुपर की निकालने का फॉर्मूला ये होता है 2 की पावर n-1। अच्छा, अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन चेंज कर दिया, वो कह रहा है कि हर कॉलम यानी हर एट्रीब्यूट सुपर की है, वो कैंडिडेट की है, तो कितनी सुपर की होंगी। जैसे अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि तो मेरे 2 की पावर पास, n-1। हाँ, जैसे ए बी है और यहाँ पे कैंडिडेट की ए बी है और बी भी है। ऐसे दूसरा एग्जांपल लिया हमने कि अगर 3 हमारे पास एट्रीब्यूट हैं और तीनों के तीनों कैंडिडेट की है, ए बी है, बी बी है, सी बी है, और तीसरे में हम 4 ले लेते हैं, ए बी सी डी, और चारों के चारों हमारे पास कैंडिडेट की है। ठीक है। तो सुपर की क्या होंगी, सुपर की मतलब अकेला ए भी काम कर सकता है, वो अकेला बी भी कर सकता है, दोनों मिलके भी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसकी सुपर की क्या बनेगी, अकेला ए भी कर सकता है, अकेला बी भी, अकेला सी भी, कैंडिडेट की ऑल्सो सुपर की। ठीक है। ए फिर दो दो के कॉम्बिनेशन बना लो, ए बी ए सी, बी सी, ये बन गया, फिर तीनों के ए बी सी ये बन गए। तो यहाँ पे आप देख रहे 3 बनी है, यहाँ पे आप देख रहे 7 बनी है। और यहाँ पे अगर आप सुपर की बनाओगे तो पहले हमारे पास ये होगी एक एक, फिर दो दो का अगर हम लेंगे, ए बी ए सी ए डी बी सी बी डी और सी डी। ठीक है। फिर 3 3 का आप बना सकते हो, ए बी सी ए बी डी, और उसके बाद आप बना सकते हो ए सी डी। ठीक है। इसके बाद बी सी डी बना सकते हो, और फिर 4 का बना सकते हो, ए बी सी डी। तो 4 4 8 2 10, 3 13 2 15, 15 यहाँ पे बनी। तो इस केस में हमारे पास जो नंबर ऑफ कैंडिडेट की निकालने का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, और -n नीचे कर देते हैं। यहाँ पे n की वैल्यू 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 एट्रीब्यूट है। तो 2 की पावर 2 - 1 यानी 4 - 1, 3 सुपर की आएंगी। यहाँ पे 2 की पावर 3 - 1 यानी 8 - 1, 7 सुपर की बनेगी। यहाँ पे 2 की पावर 4 - 1 यानी 16 - 1, 15 सुपर की बनेगी। ठीक है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आ रही है, सालू पूछ रही थी कि यहाँ पर जो हमारे पास कैंडिडेट की थी वो सिंगल एट्रीब्यूट में थी। ठीक है। अगर कैंडिडेट की मल्टीपल एट्रीब्यूट के कॉम्बिनेशन से बन सकती है, प्राइमरी की भी मल्टीपल एट्रीब्यूट से बन सकती है। कभी कभी क्या होता है, कोई सिंगल एट्रीब्यूट से निकल ही नहीं पाती, यूनिकली आइडेंटिफिकेशन हो ही नहीं पाती, तो हमें एट्रीब्यूट के कॉम्बिनेशन से करना पड़ता है। तो एट्रीब्यूट के कॉम्बिनेशन से, जैसे मान लिया फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्वेश्चन ये भेजा था बच्चे ने, ए बी सी डी ई हमारे पास ये वाले हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एन की वैल्यू आपके पास 5 है, और आपको कैंडिडेट की दे दी कि कैंडिडेट की जो है वो हमारे पास है, जैसे बी है, ए डी है, ए सी है, और ए ई है। ठीक है। ये हमारे पास कैंडिडेट की है। तो आपको सुपर की फाइंड आउट करनी कि नंबर ऑफ सुपर की कितनी होंगी, ये आपको बताना है। तो भाई अभी आपको बताया, अगर सिंगल सिंगल हमारे पास होते तो हम निकाल लेते हैं कितने हैं। सिंगल सिंगल में भी हमने ये देखा कि अगर सिंगल ही एट्रीब्यूट हो या सारे हो तो उनका डायरेक्ट फॉर्मूला, या हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, अब ऐसे दे दिया है कोई भी दे दे, फिर आपको कॉम्बिनेशन ग्रुपिंग करनी पड़ेगी।
अब देखो कॉम्बिनेशन करने में तो टाइम लग जाता है, टाइम कंज्यूमिंग चीज है भाई। आप बी है, बी अकेला किसी काम को कर सकता है, तो बी के साथ सबके कॉम्बिनेशन बना के देखो। फिर आप ए डी के साथ बना के देखो सबके कॉम्बिनेशन, ए सी के साथ बनाओ, ए ई के साथ बनाओ, सबके साथ आपको कॉम्बिनेशन बनाने हैं। ठीक है, तो जो कॉम्बिनेशन आएंगे उतने काउंट कर लो, वो आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आप को ये देखना कि भाई हमारे पास कॉम्बिनेशन कैसे बन सकते हैं, इसको लॉजिक समझो हमारे पास। अगर मैंने आपको ये कहा था कि भाई हमारे पास मान लिया, ऐसे ही बोल देता मैं ABCDE, और कह देता कैंडिडेट की बस बी है, ओनली बी है, तो आपसे सुपर की पूछी जाती तो क्या फॉर्मूला लगाते बताओ? अभी बताया था, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? सर 2 की पावर n-1। 2 की पावर n-1 कहाँ जाएगा, ऊपर नीचे? सर ऊपर। ऊपर ऊपर सर। जाएगा क्योंकि सिंगल ही है ये। ठीक है, तो एक ही अगर हमारे पास सिंगल एट्रीब्यूट ही दिया हुआ है तो 2 की पावर n-1, यानी 2 की पावर 5 - 1, यानी 2 की पावर 4, यानी 16 कॉम्बिनेशन बनेंगे। सिंपल सी बात ये है कि बी के 16 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, इसका मतलब ये है, इसका मतलब यही तो हुआ कि बी के 16 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। अब अगर आपसे कहा गया कि भाई आपके पास कैंडिडेट की बी नहीं है, आपके पास कैंडिडेट की जो है ए और डी है। ठीक है, ए और डी होने का मतलब ए और डी आपके पास दोनों हैं, तब आप बताओ कितने होंगे। तो आप ये समझ लो, इस रिलेशन को ऐसे समझ लो, ये ऐसे लिखा हुआ कि एक हमारे पास बी है, एक सी है और एक ई है। ये तीन एट्रीब्यूट है और चौथे एट्रीब्यूट का नाम ही ए डी है, ऐसे समझ लो। ठीक है भाई, तो ऐसे समझ लो। अब एन की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास, 4 हो गई। ठीक है, तो इसको एक एट्रीब्यूट समझ लिया आपने। तो अब भी आप 2 की पावर n-1 लगाओगे, यानी 2 की पावर 4 - 1, 2 की पावर 3 लगा दो अब। या आप ऐसे कर सकते हो, सिंपल सी बात, की अगर आप n 5 ही मान रहे हो तो भाई ये 2 आ गए, तो अब आप 2 की पावर n-2 कर दो, 2 की पावर 5 - 2, यानी 2 की पावर 3। अगर मतलब दो एट्रीब्यूट के कॉम्बिनेशन से बन रहा तो दो माइनस कर दो, एक एट्रीब्यूट के कॉम्बिनेशन से बन रहा तो एक माइनस कर दो। सिंपल सी बात, क्यों करें हमने दो माइनस, वो आपको समझ में आ गया होगा कि दो को कॉम्बिनेशन बना के हमारे पास चार एट्रीब्यूट बन जा रहे हैं, एक एट्रीब्यूट कम हो जा रहा। तो इससे आपको ये पता चल रहा कि अगर मेरे पास बी कैंडिडेट की है तो मेरे पास 2 की पावर 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, और अगर ए डी मेरे पास है तो 2 की पावर 3 बनेंगे, ए सी है तो 2 की पावर 3 बनेंगे, ए ई है तो 2 की पावर 3 बनेंगे, तो टोटल कॉम्बिनेशन इतने बन गए। ठीक है, अब ये कॉम्बिनेशन तब बने हैं कि अगर मैंने इनको अकेले अकेले लिया है, ये मान के चला मैंने कि अकेला बी है, अकेला ए डी है, या अकेला ए सी है, या अकेला ए ई है। लेकिन ऐसे भी तो हो सकता है बी बी और ए डी, ये तो चारों है ना। तो अब मुझको इन दोनों के दो दो के कॉम्बिनेशन का भी लॉजिक लगाना पड़ेगा कि बी और ए डी हमारे पास है, तो आपको वो कॉमन आ जाएंगे उसमें कुछ चीजें। तो आपको क्या करना है, अभी हमने सिंगल सिंगल जो हमारे पास कैंडिडेट की हैं उनके कॉम्बिनेशन बना के देखे, अब इन दो दो के बना के देखेंगे। अभी तो हमने बी का सबके साथ बना के देखा था, एडी का सबके साथ, अब हम बी और एडी का बनाएंगे, पहले बी यानी ए बी डी का, फिर ए बी डी का सबके साथ बनाएंगे तो कितने बनेंगे। ठीक है, तो वो देखेंगे। तो उसके लिए अब हमारे पास यहाँ पे देखो, बी ए बी डी बन गया जब इसका कॉम्बिनेशन बनाएंगे। ठीक है, तो ए बी डी में कितने एट्रीब्यूट हो गए भाई? 3 हो गए सर। 3 हो गए, तो 3 कम कर दो 2 की पावर 5 में से, तो कितने हो गए, हाँ, टू तो की पावर टू की टू पावर 2। तो ऐसे ही बी ए सी यानी ए बी सी हो गया। ठीक है, तो उसमें भी 3 हो गए। ठीक है, तो वो भी 2 की पावर 2 हो गया। ठीक है, अब ये वाले जो सिंगल सिंगल वाले, ये हमें प्लस करने हो, ये माइनस करने हो, क्योंकि इनके कुछ कॉम्बिनेशन इसमें पहले से ही आ चुके हैं। ठीक है, इसमें पहले से ही आ चुके हैं, तो वो हमें माइनस करने हो, तो एक बार प्लस करके चलना है, एक बार माइनस करके, ऐसे
लॉजिक चलेगा। फिर इसके साथ करेंगे ए बी ई के साथ, तो ये भी 2 की पावर -3 होगी। ठीक है भाई, 2 की पावर -2। तो बी का हमने बना लिया सबके साथ, अब इन दोनों का बनाते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों का बनाएंगे, क्या आएगा? सर ए ये बी। समझ में नहीं आया। तो 2 की पावर फिर 1 हो जाएगा ये, माइनस। बेटा अभी वो उसको बता देते हैं, दीपक को, उसको समझ नहीं आया बेटा। हमने बी का और ए डी का कॉम्बिनेशन बनाया, तो हमारे पास जो एट्रीब्यूट आए वो बन गए ए बी डी। ये बन गए ना, ए बी डी। ठीक है। तो अगर एक एट्रीब्यूट था तो एक कम करे थे, दो एट्रीब्यूट था तो दो कम करे थे, तीन एट्रीब्यूट हो गए तो पांच में से तीन कम कर दिए, यानी 2 की पावर 2 लिख दिया। ठीक है। फिर ऐसे ही बी का एक ए सी के साथ बनाएंगे, तो ए बी सी बना, उसके लिए 2 की पावर 2 हो गए। बी का ए ई के साथ करा तो ए बी ई बन गए, उसके लिए 2 की पावर 2 लिख दिया। अब बी का सबके साथ बन गया, अब ए डी का ए सी के साथ बनाएंगे तो क्या बनेगा हमारे पास? ए सी डी। ये बनेगा ना। ए 2 बार आ रहा, 2 बार लिखने की तो कोई जरूरत नहीं, ए सी डी बन गया। तो ये भी तीन बन गए, तो ये भी क्या लिखा जाएगा? 2 की पावर 2। ठीक है। फिर इसका इसके साथ बनाएंगे तो ये हो गया हमारे पास डी ई। तो इसमें भी हमारे पास दो बन गए। फिर इसका हो गया सबके साथ, फिर ए सी का ए ई के साथ बनाएंगे तो ए सी ई, ये भी हो गया, तो ये भी 2 की पावर 2 हो गया। क्लियर? दो दो के कॉम्बिनेशन। तो जो हमारे पास सिंगल सिंगल के थे, वो हमारे पास चार एट्रीब्यूट हैं, तो चार हमारे पास हो गए वो प्लस में। पहले ये सिंगल वाले कर लिए हमने, फिर ये हमारे पास डबल वाले होंगे। ठीक है। फिर अब तीन तीन के कॉम्बिनेशन पे आएंगे। ठीक है। तो तीन के कॉम्बिनेशन में फिर प्लस से शुरू करेंगे। एक का प्लस, दो का माइनस, तीन का प्लस, चार का माइनस, पांच का प्लस, छह का माइनस, ऐसे चलते रहते हैं। तो तीन का मतलब यानी इसका 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 कॉम्बिनेशन बनाओ, यानी बी का ए डी का और ए सी का कॉम्बिनेशन बनाओगे तो क्या बनेगा? ए बी सी डी। ए बी सी डी। तो अब कितनी लिखी जाएंगी 2 की पावर? 1 लिखी वन। जाएगी सर। वन, तो 2 की पावर 1। अब बी ए डी और ए ई का बना लो, बी ए डी और ए ई का। तो क्या बन गया? ए बी डी बी ई। डी ई। ये भी चार बन गए, तो ये भी 2 की पावर 1 हो गया। 1। अब इन तीनों का बना लो, तो इसमें ए आ गया, सी आ गया, डी आ गया, ई आ गया, इसमें भी चार आ गए, तो 2 की पावर 1 हो गया। अच्छा, और किसका बन सकता है? बी का ए सी का और ए ई का बन सकता है। तो ए बी सी सी ई। और ई, उसमें भी चार बन गए, तो 2 की पावर 1 हो गया। ठीक है। अब हमने तीन तीन के कॉम्बिनेशन, अब चारों के कॉम्बिनेशन बना लो, तो चार वाला माइनस, सबका कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो ए बी सी डी ई, पांचों आ गए। ए बी सी डी ई, तो पांचों आ गए, तो मतलब कितना हो जाएगा? 2 की पावर 0। जीरो। जी। सिंपल सी बात है, ये एक्सप्लेन करा, वैसे इतने ज्यादा टाइम लगने की जरूरत नहीं, कॉम्बिनेशन ही बनाने। अब बस इसको सोल्व कर दो, उतनी कैंडिडेट सुपर की बनेंगी। ठीक है। तो 2 की पावर 4 मतलब 16 +8 +8 +8, ये प्लस वाले हो गए। माइनस कॉमन ले लो इनमें से, माइनस वाले 4 +4 +4 कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 है माइनस वाले, तो 6 बार 4 लिख दिया। ठीक है। प्लस टू वाले कितने हैं? चार हैं, और माइनस के 2 की पावर 1 होता है 1। 2 की पावर 0 मतलब 1 हो गया। अब इनको कर दो सोल्व, 16 8 16 और 24 40 हो गए, -6 × 4 = 24 हो गए, प्लस के 8 हो गया और माइनस के 1, तो 16 8 24 -23 हो गया। 23 सुपर की बन गई। तो अगर हमारे पास मल्टीपल सुपर की हैं और मल्टीपल एट्रीब्यूट उसमें से आ रहे, तो आप ये वाला लॉजिक लगा सकते हैं। नहीं तो आपको सब कॉम्बिनेशन बना बना के वो काउंट करने पड़ेंगे, तो वो कॉम्बिनेशन भी आपके 23 ही बनेंगे। तो क्या तरीका? सिंपल सा, आप देखो, हम जल्दी जल्दी करते हैं इसको, थोड़ा सा एक बार वो शॉर्ट में समझ लेते हैं। ठीक है। कि क्या करना है आपको?
तो ज्यादा कोई बड़ी चीज नहीं है हमारे पास, आपको बस ये ग्रुपिंग का ध्यान रखना है कैसे करना। पहले सिंगल वाले एट्रीब्यूट रखेंगे, मतलब आपको क्या करना है, ये एक है तो फॉर्मूला यही लगाना 2 की पावर n - 1 वाला। ये वन जो है ये है हमारे पास नंबर ऑफ एट्रीब्यूट इन की में कितने एट्रीब्यूट आ रहे हैं, ठीक है, या कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन में कितने एट्रीब्यूट आ रहे हैं वो आपको यहाँ पे माइनस करना है। इसको सिंपल सा ऐसे भी लिख सकते हैं एम, ये टोटल एट्रीब्यूट है, ये कॉम्बिनेशन में कितने एट्रीब्यूट है वो है। तो 2 की पावर यहाँ पे एक है तो 5 - 1 कर दिया, 4 हो गया। इसमें दो है तो 3 हो गया, इसमें दो है तो 3 हो गया, इसमें दो है तो 3 हो गया। फिर इन इन दो दो, दो के ग्रुप बनाएंगे तो माइनस करके चलेंगे। तो माइनस कर इसको ऐसे कर लिया, अगले वाले माइनस में रख लिया। तो यहाँ पे 3 हो गए तो 2 रख लिया यहाँ पे। फिर इसका इसके साथ करेंगे तो ये भी 2 हो गए, इसका इसके साथ करेंगे ये भी 2 हो गया। ठीक है, प्लस फिर इन दोनों का करेंगे तो एक तो कॉमन ही है इसमें। तो अलग अलग कितने एट्रीब्यूट हैं, तो 3 ही है इसमें भी, 3 ही है तो 2 की पावर 2 बच गया। फिर इसका इसके साथ करेंगे तो यहाँ भी 2 की पावर 2 हो गया, फिर इसका इसके साथ करेंगे यहाँ भी 2 की पावर 2 हो गया। ठीक है, इसके बाद प्लस करेंगे, अब दो दो का बन गया हमारे पास, तीन तीन का बनाएंगे, यानी इसका इसका इन तीनों का लेके चलेंगे। तो यहाँ पे तीनों का करा हमारे पास 4 एट्रीब्यूट बन गए। तो 4 एट्रीब्यूट बन गए 2 की पावर 1। फिर इसका 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 ले लो, यहाँ पे 2 की पावर 1 हो जाएंगे। फिर इसका 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 ले लेते हैं, यहाँ पे 2 की पावर 1 हो जाएंगे। फिर इन तीनों का ले लेते हैं, यहाँ पे 2 की पावर 1। फिर लास्ट में बचे सारे के सारे, तो उसमें सब आ गया 2 की पावर। ठीक, बस ये करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं सुपर की कोई से भी, उसमें समझ आ गया बेटा। हाँ जी सर, थैंक यू सर। यस सर, आगे समझ। अब हमारे पास इसके बाद यहाँ पे आपको बाकी और की मतलब सुपर की हो गई हमारे पास, कॉम्बिनेशन से की बना सकते हैं वो भी है। रिलेशन का मतलब होता है हमारे पास, टेबल को रिलेशन बोलते हैं, मतलब एट्रीब्यूट हमारे पास कॉलम को बोलते हैं, टपल हमारे पास रो को बोलते हैं। डोमेन का मतलब क्या होता है, डोमेन का मतलब है कि एक पर्टिकुलर कॉलम क्या वैल्यू को होल्ड कर सकता है। जैसे एक कॉलम है हमारे पास एज वाला, ठीक है, तो एज वाला जो कॉलम है हमारे पास, तो एज वाला कॉलम में हमारे पास कितनी वैल्यू हो सकती है। मान लिया आपने रेस्ट्रिक्शन लगा दी या बता दी कि भाई एज जो है हमारे पास 18 से लेके 30 के बीच हो सकती है। आप केवल यही वैल्यू उसमें स्टोर कर सकते हो, इसके अलावा कोई वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब जब हमने यहाँ पे ये रेस्ट्रिक्शन लगा दी है, तो अब रेस्ट्रिक्शन लगाने का मतलब है कि आपके पास एज वाले कॉलम में कुछ फिक्स वैल्यू आ गई, 18 19 20 से लेके ऐसे 30 तक। तो जो सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज होती हैं हमारे पास, उन सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज को ही हम क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं डोमेन। ठीक है, सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज को ही क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। किसी भी पर्टिकुलर कॉलम का डोमेन होता है, तो वो सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज होती है। अब ये सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज हमारे पास या तो हम ये जो चेक नाम का एक कंस्टेंट होता है उससे डिफाइन करते हैं, या बाय डिफॉल्ट हमारे पास डेटा टाइप का एक अपनी रेंज होती है, एक डोमेन होता है। जैसे आपने प्रोग्रामिंग में पढ़ा कि इंटीजर हमारे पास मान लिया 2 बाइट का है, ठीक है, कैरेक्टर 1 बाइट का है। तो आपको बताया जाता है ना कि 2 की पावर 8 बाइट मतलब 2 की पावर 8, इसका मतलब 2 की पावर 16, यानी यहाँ पे 256 वैल्यू होंगी। यहाँ पे हमारे पास 64,536 वैल्यू होंगी। ठीक है भाई, अगर इसको हमें नेगेटिव पॉजिटिव में लिखना तो -के 128 से लेके +के 127 तक होती है, या 0 से लेके 255 तक केवल पॉजिटिव में करनी तो ये वाली वैल्यू होगी। ऐसे ही इसमें होती है हमारे पास, तो यही इनकी क्या होती है, रेंज होती है।
ये इनका डोमेन कहलाता है। अब जैसे हमारे पास डेटा टाइप की बात करें, तो डेटा टाइप्स जो हैं हमारे पास एसक्यूएल में कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं, आपके जो सिलेबस में डेटा टाइप मेंशन किए गए हैं वो वैसे तो देखो यहाँ पे कैर वेर कैर इंट फ्लोट और डेट किए गए हैं। तो ये 5 डेटा टाइप हमारे पास यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। इसमें भी अगर आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास दूसरे में इसमें तो डेटा टाइप का खाली डेटा टाइप ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो खाली डेटा टाइप लिखा हुआ है तो मतलब हम थोड़ा और भी डिटेल में अगर बात करें, वैसे तो मेनली वही है। तो न्यूमेरिक डेटा टाइप एक होते हैं, अगर मेन कैटेगरी की बात करें हमारे पास एक होते हैं न्यूमेरिक टाइप के डेटा टाइप। ठीक है, और पहला तो हो गया हमारे पास कि न्यूमेरिक टाइप के होंगे, दूसरा हमारे पास स्ट्रिंग टाइप के होते हैं जो हमें यूज करने हैं मेनली, और तीसरा हमारे पास डेट और टाइम टाइप के होते हैं। डेट एंड टाइम से रिलेटेड डेटा टाइप होते हैं। तो डेटा टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, किसी कॉलम में कौन सा डेटा टाइप आपको लगाना। माई एसक्यूएल हम इसीलिए तो यूज कर रहे हैं, नहीं तो डेटा तो टेबल की फॉर्म में एक्सेल में भी लिखा जा सकता है, लेकिन एक्सेल में डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट नहीं। तो यहाँ डेटा टाइप के कॉन्सेप्ट से हम यूज कर सकते हैं। तो जो न्यूमेरिक होता है उसमें हम इंट का यूज करते हैं, या इंटीजर लिख लो या इंट लिख लो एक ही बात है, या इंट 10 करके भी हम लिख सकते हैं। तो जब हम इंट का यूज करेंगे, ठीक है, तो इंट बाय डिफॉल्ट यहाँ पे हमारे पास 4 बाइट का होगा। कितने बाइट का होगा? 4 बाइट का होगा इंट। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे इंट को 4 बाइट का लेंगे तो 4 बाइट का मतलब 2 की पावर कितना हो गया? 32 हो गया। ठीक है, 2 की पावर 32 हमारे पास ये बन गया। अब 2 की पावर 32 हमारे पास जब बन गया, अगर इसको नेगेटिव और पॉजिटिव में करेंगे तो पॉजिटिव में 2 की पावर कितने बैठेंगे भाई, और नेगेटिव में कितने जाएंगे? बताओ। अगर मैंने कहा टोटल 2 की पावर 32 वैल्यूज हैं, तो पॉजिटिव में कितनी वैल्यू होंगी, नेगेटिव में कितनी वैल्यू होंगी? आधी पॉजिटिव में होती है, आधी नेगेटिव में होती है, ये तो पता ही है, अभी करवाया था जैसे 256 को हमने करा था। सर 2 की पावर 31 नेगेटिव होंगे, 2 की पावर 31 पॉजिटिव होंगे। हाँ, 2 की पावर 16 मत कर देना। ठीक है, 2 की पावर 31 नेगेटिव होंगी। ठीक है, और 2 की पावर 31 पॉजिटिव में चली जाएंगी। लेकिन पॉजिटिव में हमारे पास एक वैल्यू कम होती है क्योंकि जीरो भी हो जाती है, तो -1 होती है। तो पॉजिटिव में इतनी वैल्यू रहेंगी और नेगेटिव में -2 की पावर 31 तक। तो अगर जैसे आप वो बनाने लगते हो, कोई टेबल बनाने लगते हो और आपने एक फील्ड बना लिया मोबाइल नंबर का, और मोबाइल नंबर को हम इंट में डाल देते हैं। जब इंट में डाल देते हो वैल्यू, जब मोबाइल नंबर की लिखते हो तो वो लेगा ही नहीं। तो क्यों नहीं लेता, उसका कारण यही है क्योंकि रेंज से बाहर हो जाती है। मोबाइल नंबर 10 डिजिट का होता है। और 2 की पावर 31 - 1 अगर आप करोगे तो ये भी 10 डिजिट में ही आएगा। लेकिन 2 की पावर 31 अगर आप देखोगे तो कितना होता है भाई, ये हमारे पास अगर हम यहाँ पे निकालें इक्वल टू पावर का एक वो लगा लेते हैं, 2 × 31, तो ये आपके पास इतनी वैल्यू आ रही है। ठीक है, डिजिट तो हमारे पास 10 ही है, लेकिन अगर हम देखें तो ये माइनस के 21,000 21 47 48 36 48 से लेके प्लस के 21 47 48 36 47 तक जाएंगे। ये दो दो चार दो छः दो आठ दो 10, डिजिट तो 10 ही है, लेकिन मोबाइल नंबर आप 9 से 8 से 7 या 6 से स्टार्ट करोगे, ये 2 से ही स्टार्ट हो रहा, 21 47 ये आ रहा। मोबाइल नंबर को स्टोर नहीं कर पाते। फिर दिक्कत ये आती है कि मोबाइल नंबर कैसे लिखें भाई एसक्यूएल में।
ठीक है, ये तो इंट में चलता नहीं। तो इन न्यूमेरिक टाइप में भी जैसे हमने इंट लिख रहे या इंटीजर लिख रहे या इंट 10 लिख रहे या इंट कुछ भी लिखो इसमें ब्रैकेट में, वो बाय डिफॉल्ट इंट ही बनता है। ठीक है, वो बाय डिफॉल्ट क्या बनता है, इंट ही बनता है। तो हमारे पास इंटीजर के और भी हमारे पास कुछ फॉर्मेट होते हैं। जैसे सबसे मेन तो हमारे पास ये इंट हो गया, ये 4 बाइट का होता है। अगर आपको बहुत छोटी छोटी वैल्यू करनी तो इतना ज्यादा स्पेस क्यों घेरना आपको 4 बाइट का। तो उसके लिए भी है आपको, जैसे मान लिया एज ही लिखनी, तो एज तो 100 साल से भी ज्यादा कौन जी रहा भाई। ठीक है, तो एज को आप इंटीजर में लिख लेते हैं वैसे, लेकिन स्पेस को कम करने के लिए एक होता है टिनी इंट टाइप, न्यूमेरिक में टिनी इंट, वो हमारे पास 1 बाइट का होता है केवल। तो उसमें वैल्यू आप जो है माइनस के 128 से प्लस के 127 के बीच में रखते हो, और एज तो सारी इसमें ही आ जाएंगी। तो आप एज को टिनी इंट भी लिख सकते हो। अगर कुछ और बड़ी वैल्यू है आपके पास, तो आप एक स्मॉल इंट भी लिख सकते हो। स्मॉल इंट 2 बाइट का होता है। तो ऐसे चलता है, पहले टिनी इंट होता है फिर स्मॉल इंट होता है हमारे पास। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक मीडियम इंट भी होता है, मीडियम इंट। और अगर आपको जैसे मोबाइल नंबर वगैरह लिखने, तो आप एक बिग इंट भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे बिग इंट होता है हमारे पास। ठीक है, तो जो मिनी इंट होता है, मिनी वो मीडियम इंट जो होता है, मीडियम इंट में नॉर्मली हमारे पास 9 डिजिट तक की वैल्यू आती है। ठीक है, तो 9 डिजिट तक की वैल्यू आती है, इसमें हमारे पास वैल्यू बनेंगी ये 9 डिजिट तक की लगभग, ये हो जाएगा हमारे पास 3 बाइट का। ठीक है, तो 3 बाइट में हमारे पास 9 डिजिट की वैल्यू बनेंगी। ठीक है, यानी 2 की पावर 24 के अकॉर्डिंग करेंगे तो 2 की पावर 23 पॉजिटिव में, 2 की पावर 23 नेगेटिव में, वो बन जाएगा। बिग इंट जब आप लेते हैं तो बिग इंट जो है आपका 20 डिजिट तक की वैल्यू ले सकता है। ठीक है, और इसमें 8 बाइट तक की वैल्यू आप रख सकते हैं। तो आपको मोबाइल नंबर वगैरह, आधार नंबर वगैरह ये लिखने, तो आप बिग इंट का यूज करेंगे। तो जब भी आपको मोबाइल नंबर, आधार नंबर, ठीक है, इस तरह की वैल्यू लिखनी है तो न्यूमेरिक वैल्यू, लेकिन वो इंट में नहीं आएंगी, तो आप बिग इंट का यूज करेंगे वहां पे। ठीक है, तो उसमें यूज कर सकते हैं इनका। तो ये न्यूमेरिक में है। न्यूमेरिक में भी हमारे पास दो तरह में का वो हो जाता है कि एक तो हमारे पास न्यूमेरिक बिल्कुल इंटीजर टाइप की होगी, एक न्यूमेरिक होता है फ्लोटिंग पॉइंट टाइप का। तो फ्लोटिंग पॉइंट टाइप का जो न्यूमेरिक होता है उसमें 3 होते हैं। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर भी हमारे पास यहाँ पे 3 टाइप दिए हुए हैं। एक हमारे पास फ्लोट होता है। ठीक है, फ्लोट में हम m, d की फॉर्म में लिखते हैं। दूसरा हमारे पास डबल होता है, उसमें भी हम m, d की फॉर्म में लिखते हैं। और तीसरा हमारे पास जो है वो डेसिमल होता है। ठीक है, उसमें भी हम m, d की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे देखेंगे आपके सिलेबस में यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं ये इंट और फ्लोट किए हुए हैं। खाली इंट फ्लोट लिखा, तो इंट में मतलब आप सभी देखें, टिनी इंट, बिग इंट, स्मॉल इंट, इंट और मीडियम इंट, और जो हमारे पास बिग इंट वगैरह, ये सारे देखने। ऐसी फ्लोट में ये 3 कैटेगरी होती है। यहाँ पे एम और डी का मतलब क्या होता है। एम जो है हमारे पास यहाँ पे डिनोट करता है कि जो नंबर है उसकी टोटल लेंथ कितनी होगी। ठीक है, कितने डिजिट का हमारे पास नंबर होगा। और डी मतलब नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट। ठीक है, डेसिमल पॉइंट के बाद कितने होंगे। तो यहाँ पे जो एम होते हैं, इनमें एम का मतलब होता है टोटल डिजिट्स। ठीक है, ये प्रिसिशन को डिफाइन करता है इसके। और डी का मतलब होता है नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के बाद कितने डिजिट लिखी जाती है। ठीक है, तो भाई हमारे पास अगर हम बाय डिफॉल्ट बात करें फ्लोट में,
तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास ये 10 M की वैल्यू होती है, और 2 जो है वो हमारे पास वैल्यू होती है डी की, बाय डिफॉल्ट वैल्यू। ठीक है। वैसे आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे अगर मैंने लिखा फ्लोट, ठीक है, 5,2 लिख दिया। 5,2 लिखने का मतलब है इसमें मैक्सिमम आप 5 डिजिट की वैल्यू, यानी मैक्सिमम आप 999.99 लिख सकते हो। ठीक है। इतनी वैल्यू मैक्सिमम कर सकते हो आप यहाँ पे। टोटल हमारे पास कितने होंगे, 5 डिजिट होगी, और जो हमारे पास डेसिमल के बाद में है वो 2 डिजिट होगी। तो ये मैक्सिमम हो गया हमारे पास। ठीक है। अब यहाँ पे डिफॉल्ट जो होता है, बाय डिफॉल्ट अगर आप खाली फ्लोट लिख दोगे और मेंशन ही नहीं करोगे MOD, खाली फ्लोट लिख दिया, उससे भी चल जाएगा। तो उसमें आपका जो है ये इस तरीके से ले लेगा, फ्लोट 10,2 की फॉर्म। ठीक है, इस फॉर्म में ले लेगा। देखो, इसी तरीके से सेम अल्टरनेट है हमारे पास डबल। ठीक है। और हमारे पास डेसिमल, ये भी अल्टरनेट दिए हुए हैं। ठीक है। लेकिन जो हमारे पास जैसे फ्लोट दिया हुआ है, तो फ्लोट के अंदर हमारे पास आप 24 प्लेस तक का प्रीसेशन बना सकते हैं। मतलब टोटल डिजिट मैक्सिमम आप 24 रख सकते हैं, सारी मिला के एम की वैल्यू मैक्सिमम 24 तक जा सकती है। ठीक है, इसमें फ्लोट में। जबकि हमारे पास यहाँ पे तो m की वैल्यू मैक्सिमम 24 हो सकती है, इसमें m की वैल्यू 53 तक जा सकती है। ठीक है, इसमें m की वैल्यू हमारे पास 53 तक जा सकती है। अब अगर हम यहाँ पे डबल वाले में बात करते हैं, लिखने को तो आप इसको भी, डबल को भी इसके अल्टरनेट में यूज कर सकते हैं। आप डबल लिख लो, और डबल में भी 5,2 लिखो, इसकी भी मैक्सिमम यही जाएगी। ठीक है, यही रहेगी। नॉर्मल लिखने पे आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या फर्क है इन दो, इनमें फर्क का तो इनके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में फर्क है। ठीक है। आपके प्रैक्टिकल तो आपको 53 या 24 डिजिट लिखने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो प्रैक्टिकल में आप देखोगे कि हमें पता ही नहीं चल रहा क्या है। ठीक है। लेकिन आप थियोटिकल कॉन्सेप्ट या इसका मतलब क्या होता है प्रैक्टिकली करके वो देख सकते हो। दूसरी चीज ये है, इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है वो आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू इसी तरह के फिर क्वेश्चंस बन जाते हैं पेपर में। ठीक है, जिन चीजों को बेसिकली बुक्स में नहीं होते, और नॉर्मली प्रैक्टिकल भी करते हैं, तो प्रैक्टिकल में इतनी चीजें बता दी जाती हैं और पेपर में आ जाती हैं इस तरह की चीजें। ठीक है। तो फिर वहां पे बच्चे हो जाते हैं दिक्कत में। तो डबल के अंदर हमारे पास जो वैल्यू होगी वो बाय डिफॉल्ट 16,4 में चलती है, यानी m की डिफॉल्ट वैल्यू 16 होगी, और d की डिफॉल्ट वैल्यू 4 होगी। ठीक है। तो ये डबल में हम यूज कर सकते हैं। इसके लिए हम रियल भी यूज कर सकते हैं, एक दूसरा भी आता है। एक इसके बाद होता है हमारे पास डेसिमल। डेसिमल लिखो या न्यूमेरिक लिख दो, आप खाली न्यूमेरिक, तो न्यूमेरिक भी डेसिमल की तरह ही काम करेगा। ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास जो है, इसमें आप जब डिफाइन करते हो तो कितनी भी डिफाइन कर लो, इसमें लेंथ हमारे पास लिमिट नहीं होती। वैसे बाय डिफॉल्ट हमारे पास ये अनपैक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होता है कि आप किसी भी तरीके से यूज कर सकते हो। देखो एग्जाम्पल में हम यहाँ पे समझते हैं थोड़ा सा इसका प्रैक्टिकल, किस तरीके से आप यूज करेंगे। एक टेबल हम क्रिएट कर लेते हैं, जैसे क्रिएट टेबल, टेबल का नाम मान लिया T1 है। ठीक है। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक कॉलम का नाम लिख दिया मैंने A। ठीक है, या फी लिख दिया, चलो सिंपल से नहीं। और उसमें फी में लिख दिया, यहाँ पे फ्लोट लिख दिया खाली। ठीक है, और दूसरे में फी 1 कर दिया, उसमें फ्लोट में मैंने लिख दिया कि 5,2। ठीक है। एक मैं यहाँ पे फी 2 कर देता हूँ, उसमें लिखता हूँ मैं
यहाँ पर ले लेते हैं फ्लोर डेसिमल ले लेते हैं। ठीक है, और एक फी 3 कर दिया, उसमें हमने ले लिया डेसिमल 5,2। ठीक है, फिर हम यहाँ पे एक ले लेते हैं डबल। ठीक है, तो डबल हमने ले लिया, और डबल खाली डबल ही लेते हैं एक फी 4 के नाम से, या प्राइस कर लेते हैं, चलो एक और प्राइस में डबल कर लेते हैं, और एक प्राइस लेते हैं हम डबल 5,2। तो हमें डिफरेंस समझना है, देखो इनमें। ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है किसी की, तो जो जो डिफॉल्ट वैल्यू देखनी, तो उस पे हमने एम और डी की वैल्यू नहीं दी, और बाकी में हमने दी है, और फिर हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या फर्क हमारे पास आएगा। इसके बाद हम इसको डिस्क्राइब करेंगे टेबल T1 को। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे इसको रन कर दिया है। ठीक है, कोई कॉलम डुप्लीकेट प्राइस 2 बार लिखा गया है, एक को प्राइस 1 कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक फ्लोट है, एक फ्लोट 5,2 है। ठीक है, फी में हमने जो डेसिमल लिखा, तो डेसिमल की हमने आपको जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो नहीं बताई थी कि डेसिमल की क्या होती है, न्यूमेरिक का अल्टरनेट बता दिया। डेसिमल की बाय डिफॉल्ट वैल्यू हमारे पास इसने 10,2 कर दिया, क्योंकि ये न्यूमेरिक के कॉन्सेप्ट में चला जाता है। न्यूमेरिक का कॉन्सेप्ट का मतलब फ्लोटिंग पॉइंट में कोई भी वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट फ्लोटिंग पॉइंट खत्म हो गया उसमें, तो इंट 10 की तरह काम हो गया इसका। ठीक है, तो मतलब न्यूमेरिक वाले की जो हमारे पास बाय डिफॉल्ट वैल्यू इसकी डेसिमल 10, वो हो गई 0, हो गई 10,0 पे चला गया डेसिमल बाय डिफॉल्ट। अच्छा, फिर एक ये डेसिमल 5.52 तो लिखा, डबल है ही हमारे पास, वो 16 4 पे चला जाता है, इसमें खाली डबल लिखा, फ्लोट लिखा, इन्होंने वैल्यू नहीं लिखी बस यहाँ पे। और यहाँ पे डबल में 5,2 लिखा। अच्छा, एक अगर मैं यहाँ पे एक कॉलम और बना देता हूँ प्राइस 2 के नाम से, और प्राइस 2 में खाली न्यूमेरिक लिख देता हूँ। ठीक है, और एक प्राइस 3 बना देते हैं, उसमें न्यूमेरिक में भी 5,2 कर देते हैं। जैसे हमने बताया न्यूमेरिक अल्टरनेट है हमारे पास डेसिमल का, तो आप डेसिमल लिखो या न्यूमेरिक लिखो, एक ही बात है। डेसिमल ही आ गया, न्यूमेरिक लिखने पे भी हमारे पास क्या ही वैल्यू आ गई, डेसिमल ही वैल्यू आ गई। सेम हमारे पास डबल का अल्टरनेट रियल होता है, आप उसकी जगह रियल भी लिख सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि प्राइस 4, और प्राइस 4 में मैंने रियल लिख दिया, तो ये रियल हमारे पास क्या है, लेते हैं, चल तो गए हैं डबल में ही कन्वर्ट हो गया, तो ये डबल का अल्टरनेट है। ऐसे ही प्राइस 5 हो गया, प्राइस 5 हमारे पास अगर मैं रियल लिख दिया 5,2, तो ये डबल 5,2 में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमा लगा लेते हैं, तो ये 5 डबल में कन्वर्ट हो गया, तो ये अल्टरनेट है। न्यूमेरिक डबल का अल्टरनेट है, डबल लिखने पे न्यूमेरिक नहीं आएगा, न्यूमेरिक लिखने पे डबल वो आएगा, डेसिमल। न्यूमेरिक डेसिमल का और रियल डबल का है। तो ये तो हो गए इनके दूसरे नाम और किस तरीके से वैल्यू आती है। अब वैल्यू अगर हमें यहाँ पे इंसर्ट करानी, सेम वैल्यू सब में इंसर्ट कराता हूँ मैं। ठीक है, कितने कॉलम हो गए, फी के हो गए 4, और प्राइस के हो गए 6, 10 कॉलम हमने यहाँ पे बनाए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इंसर्ट इनटू कर लिया, मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास इनमें क्या जा सकती है, जिसमें हमने दे रखा उसमें तो 999.99 तक जा सकती है बस। ठीक है, तो इंसर्ट इनटू T1 वैल्यूज हम यहाँ पे डाल देते हैं, और मैं यहाँ पे वैल्यू सब में जो है 538 कर देता हूँ, 538।
तो किस तरीके से हमारे पास वैल्यू बन के आएंगी वो हम यहाँ पर देखेंगे। कितनी वैल्यू हो गई है, दो दो चार दो छः दो आठ एक नौ, 538 की कर दी। अब हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं स्टार फ्रॉम T1। तो आप देख रहे हैं जो हमारे पास सबसे पहले वाला था फ्लोट, उसमें पॉइंट नहीं लग के आया। ठीक है, फ्लोट में पॉइंट नहीं लग के आया, 538 है। जो हमारे पास फ्लोट 5,2 लिखा है, हम मेंशन करा 2 डिजिट होने ही चाहिए, तो 2 डिजिट उसने ली। ठीक है, फिर डेसिमल में हमने मेंशन नहीं करा तो नहीं आया पॉइंट के बाद, यहाँ पे मेंशन करा तो पॉइंट के बाद आएंगी 2 डिजिट। ठीक है, फिर डबल लिखा, डबल में भी ऐसी 538 538 पॉइंट। फिर हमने न्यूमेरिक लिखा, ठीक है, फिर हमने डबल लिखा, उसकी तरह ही आएगा। यानी जब आप मेंशन नहीं कर रहे हैं खाली, इसका मतलब फ्लोट में और इसमें फर्क है। ठीक है भाई, खाली फ्लोट लिखने पे आपके पास 538 आ रहा, लेकिन फ्लोट 5,2 लिख दिया तो आपके पास 538.00। अच्छा, अगर इसको 5,0 कर दें हम, ठीक है, तो भी ये क्या कन्वर्ट हो गया, उसी की तरह हो गया जैसे ये है, 538 बन गया इस तरीके से। ठीक है, अच्छा डेसिमल है हमारे पास, डेसिमल क्योंकि हमारे पास होता है रियल नंबर। ठीक है, तो ये रियल नंबर को डिनोट करता है, तो रियल नंबर ऑल नंबर आर रियल नंबर, तो इस तरीके से हो गया। डबल डबल होता है रियल नंबर, डेसिमल न्यूमेरिक होता है। ठीक है, तो डबल हमारे पास रियल नंबर को डिनोट करता है। तो देखो हमारे पास 1 2 3 4 5, छठे नंबर पे हमें देखना क्या वैल्यू आ रही। दो दो चार और 5 6 7, सारी वैल्यू हमारे पास क्या बन गई, 538। केवल ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू 538.00 रहेगी। अच्छा, अब एक वैल्यू को मैं यहाँ पे, इस वाली वैल्यू को वापस से 2 कर देता हूँ, और यहाँ पे 999 की जगह वो 1,000 कर देते हैं। चलो, तो ये अब नहीं लेगा, इसमें एरर आ जाएगी। ठीक है, तो 1,000 इसमें आउट ऑफ रेंज चला गया है इसका। तो यही हमारे पास, इससे क्या डोमेन डिसाइड होता है इसका कितना मैक्सिमम वैल्यू ये ले सकता है, 999.99 तक। तो अब हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी इसकी। तो ये न्यूमेरिक डेटा टाइप होते हैं हमारे पास, इस तरीके से हम न्यूमेरिक डेटा टाइप को यूज करते हैं। इसके बाद हमारे पास हम यूज करते हैं कुछ, जैसा डेट और टाइम के डेटा टाइप होते हैं। तो डेट और टाइम में मेनली हमारे पास एक डेट का होता है, जब हमें डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ठीक है, या डेट से रिलेटेड कुछ वैल्यू डालनी हो तो डेट, या अगर हमें टाइम भी मेंशन करना तो हम डेटा टाइप यूज करते हैं डेट टाइम का। ठीक है, ये यूज करते हैं। ये जो डेट होता है इसका फॉर्मेट होता है 4 टाइम्स Y, 2 बार M, और फिर डेट, इस फॉर्मेट में लिखा जाता है। जैसे आज की डेट लिखनी तो 2025/6/9, इस फॉर्मेट में हम यहाँ पे डेट लिखेंगे। ठीक है, तो डेट जो है 1 जनवरी 1970 से शुरू होंगी इसमें। ठीक है, और 31 दिसंबर 1999 तक चलेंगी। 1 जनवरी 1970 से 31 दिसंबर 9999 तक के बीच की डेट आप लिख सकते हैं इसके अंदर यहाँ पे। ठीक है, तो इस रेंज में आपको डेट लिखनी होती है। अगर आपको डेट और टाइम लिखना होता है, तो डेट और टाइम लिखने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं डेट का फॉर्मेट, वही यूज करना आपको। ठीक है, इस फॉर्मेट में आपको यूज करना होगा। फिर टाइम देना तो स्पेस देके आपको फिर लिखना है आवर्स, मिनट, ठीक है, और सेकंड, इस फॉर्मेट में देनी है। जैसे अभी हम यहाँ पे 21 बज के 33 मिनट हो रहे हैं। ठीक है, तो 24 घंटे के फॉर्मेट में ही आपको मेंशन करना है, क्योंकि AM PM नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो 2025/6/9
21:34 मान लिया, ये हो गया, इस फॉर्मेट में लिखें। अच्छा, अगर हमें वो भी करना है, क्या बोलते हैं, मिली सेकंड का भी यूज करना है, ठीक है, और टाइम स्टैम्प जो है, एक होता है इसमें टाइम स्टैम्प, तो टाइम स्टैम्प का हम यूज कर सकते हैं उसमें। तो टाइम स्टैम्प जो है हमारे पास, ये यूज करेंगे। इसमें क्या होता है, हमारे पास फॉर्मेट इस तरीके से बनता है कि वाई 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 एम एम डी डी, इसमें हाइफन नहीं लगेगा। फिर हमारे पास एच एच एम एम एस एस, इस तरीके से लिख देंगे। और ये जो है हमारे पास क्या बनाएगा, वही मतलब इसके अंदर जो रेंज आएगी 1 जनवरी 1970 से लेके, ठीक है, 2037 तक की आएगी। अभी तक इसमें 2037 तक का ही मेंशन था, पुराने वर्जन में अब नए अपडेट आए होंगे तो पता नहीं, ठीक है। तो 2037 तक की डेट तक का लेता था, 31 दिसंबर 2037 तक का फॉर्मेट इसमें लेगा। इसमें हाइफन हट जाते हैं, बिना हाइफन के डायरेक्ट आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। अगर ओनली टाइम लिखेंगे आप, तो ओनली टाइम में हमारे पास एच एच एम एम और एस एस चलेगा, इस तरीके से चलेगा, ठीक है। और एक ओनली ईयर का भी होता है आपके पास, तो उसमें हमें एम जो है वो लिखना पड़ता है। एम का मतलब होता है कितने डिजिट, यानी जैसे डेटा टाइप आप ईयर 2 लिख सकते हो या ईयर 4 लिख सकते हो। तो अगर आप ईयर 4 लिख रहे हो, तो उसमें तो आप कुछ भी लिख सकते हो कि भाई हमारे पास, आपको 2025 लिखना, लिख दो 2025, ठीक है, इस तरीके से होगी। लेकिन ईयर 2 में ये दिक्कत है कि भाई आपने जैसे 25 लिख दिया, तो ये 1925 है या 2025 है, ये दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, 2 डिजिट में ही लिखा जाएगा इसमें। तो ये एम मतलब नंबर ऑफ डिजिट्स होगी, ठीक है। अब इसमें जो ईयर 2 वाला, ये 1970 से 2069 के बीच के ही ईयर लेगा। मतलब आप 25 लिख रहे तो वो 2025 है। अगर आप जो है 70 लिख रहे तो 1970 है। आप 90 लिख रहे तो 1990 है। आप 50 लिख रहे तो 2050 है। तो उसका मतलब इस तरीके से है। तो ये हमारे पास 5 जो है ये डेट से रिलेटेड डेटा टाइप होते हैं। इसके बाद हमारे पास डेटा टाइप होते हैं कुछ स्ट्रिंग के, बताए थे आपको। स्ट्रिंग में हमारे पास एक कैर होता है, एक वेर कैर होता है, ठीक है। इनमें हमारे पास कुछ लेंथ, यानी एम का मतलब है मैक्सिमम लेंथ, कितनी आप दे सकते हैं, ठीक है। एक हमारे पास एन कैर होता है, एक एन वेर कैर होता है, ठीक है। एक हमारे पास टेक्स्ट होता है, एक ब्लोब होता है। ब्लोब का मतलब होता है बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ब्लोब के भी अलग अलग हमारे पास टाइप होते हैं, जैसे टीनी ब्लोब, मीडियम ब्लोब, लॉन्ग ब्लोब, ठीक है। ऐसे ही टेक्स्ट के होते हैं हमारे पास कि टीनी टेक्स्ट, मीडियम टेक्स्ट, लॉन्ग टेक्स्ट, ठीक है, इस तरह से। तो जो ब्लोब होता है ये बेसिकली आपके पास इमेज होगी, ऑडियो होगी, वीडियो होगी, ठीक है। मतलब उनको बाइनरी में कन्वर्ट करके तब स्टोर करता है माई एसक्यूएल के अंदर। तो हम इनका यूज कर सकते हैं यहाँ पे। सेम काम टेक्स्ट का है हमारे पास। ये अगर आपको लार्ज टेक्स्ट का आपको रखना है तो उसके लिए है। बाय डिफॉल्ट तो ये हमारे पास 65,535 कैरेक्टर तक को सपोर्ट करता है, ठीक है। इसके साथ इसमें एक टिनी टेक्स्ट भी होता है। तो टिनी टेक्स्ट जो है वो हमारे पास 255 कैरेक्टर को सपोर्ट करता है, ठीक है। एक हमारे पास मीडियम टेक्स्ट होता है, ठीक है। और एक हमारे पास लॉन्ग टेक्स्ट होता है। तो उसके अकॉर्डिंग लॉन्ग टेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास, वो जीबी तक चला जाता है, लाखों करोड़ों तक के कैरेक्टर ले लेता है मतलब, ठीक है। 10 डिजिट तक पहुंच जाता है। ऐसे मीडियम टेक्स्ट हो गया, वही हमारे पास 9 डिजिट तक का, उस तरह के वो ले लेता है।
ठीक है, 7 8 डिजिट जितनी बनेंगे उसमें लेफ्ट राइट करने पे, तो वो हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास यूज करे जाएंगे, ठीक है। तो एक चीज और ध्यान रखनी है, जो टेक्स्ट होते हैं इनमें कोई केस सेंसिटिव का सिस्टम नहीं होता, लेकिन ग्लोब जो होते हैं जितने भी, तो ग्लोब हमारे पास केस सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि ये बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो कैपिटल लेटर का बाइनरी अलग होता है, स्मॉल लेटर का अलग होता है, तो ये केस सेंसिटिव में जाते हैं चीजें इनकी, ठीक है। इस ये जो है हमारे पास, ये आस्काई कोड में डेटा लिखते हैं, इधर लिख देते हैं लेफ्ट साइड। ये हमारे पास आस्काई कोड में डेटा लिखते हैं, और ये यूनिकोड में डेटा लिखते हैं। मतलब इसमें हिंदी, इंग्लिश, जापानीज, पंजाबी, उर्दू, कोई सी भी लैंग्वेज लिख सकते हो, इनके अंदर इंग्लिश ही चलती है बस, ठीक है। ये जो है हमारे पास फिक्स लेंथ के होते हैं, ठीक है। और ये वेर का मतलब है हमारे पास वेरिएबल लेंथ, ये वेरिएबल लेंथ के सेम ये है कि ये फिक्स लेंथ का है, ये वेरिएबल लेंथ का है, ठीक है। अभी जो हमारे पास लेटेस्ट वाले वर्जन आ रहे हैं माई एसक्यूएल में, प्रैक्टिकली आप देखोगे दोनों में कोई फर्क आपको नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन सेटिंग करनी पड़ती है इंटरनली जाके, तब हमारे पास आप इनकी फिक्स लेंथ देख सकते हो, इसकी वेरिएबल लेंथ देख सकते हो। फिक्स और वेरिएबल का मतलब क्या है, कि अगर मान लिया आपने कैर में 5 डिफाइन कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे आपने कैर, वेर कैर में 5 डिफाइन कर दिया, तो दोनों में क्या फर्क है। इसमें आप राम लिख रहे हैं, तो ये क्या करेगा, ये 5 कैरेक्टर ही लेगा, इसकी लेंथ 5 ही होगी, 2 स्पेस ऐड कर देगा इसमें, ठीक है। यानी 3 राम के आ जाएंगे और 2 स्पेस आ जाएंगे। इसमें अगर आप राम लिखोगे तो ये केवल 3 कैरेक्टर ही लेगा, 2 आपके रहने देगा। मतलब आप जितना यूज कर रहे तो उतने, तो आपका जो ये 2 स्पेस एक्स्ट्रा चले जाते हैं यहाँ पे, क्या हो रहा है कि मेमोरी वेस्टेज हो रही है, कि आपने जितने फिक्स हैं तो वो 5 लिख दिया तो 5 ही आएंगे, इसमें 5 से कम लिख रहे तो कम ले लेगा वो, 5 से ज्यादा तो कोई सा भी नहीं ले सकता। ये मैक्सिमम लेंथ है, इससे ज्यादा कोई भी नहीं लेगा। लेकिन अगर कम लिखने में ये कम भी ले लेगा, लेकिन ये कम भी लिखोगे तब भी इतने ही लेगा, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकली हमारे पास ऐसा कोई वो है नहीं है अभी। अगर हम लेंथ निकालते हैं तो लेंथ में हमारे पास जितनी लिखते हैं उतना ही आता है, ठीक है। तो पुराने वर्जन जो थे उनमें हमारे पास ऐसा रहता था कि आप फिक्स कर सकते थे उसमें। अब नए वाले वर्जन में मेमोरी सेविंग करने के लिए हमारे पास इस तरह से कर दिया कि आप कैसे भी लिखो उसमें। जैसे हमने यहाँ पे क्रिएट करी टेबल T2, ठीक है, और उसमें एक टेबल कॉलम बना लिया नेम का, ठीक है, वो हमने लिख दिया कैर में, और यहाँ पे 5 कैरेक्टर लिख दिया, ठीक है, और एक यहाँ पे लिख दिया, ये फर्स्ट नेम कर दिया एफ नेम, और एक कर दिया एल नेम। ये भी हमने यहाँ पे वैर कैर कर दिया, और वैर कैर में मान लिया 10 कैरेक्टर कर दिया, इसको भी 10 ही कर दिया। अब देखो यहाँ पे हम इंसर्ट कर रहे हैं, इंसर्ट इनटू T2, वैल्यूज हमने कर दी। पहले वाले में हम लिखते हैं राम, ठीक है, और दूसरे वाले में लिखते हैं कुमार, ठीक है। अब जब सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने पे तो आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा, आपके पास डेटा उसी तरीके का आएगा। तो हमने यहाँ पे रन कराया तो राम और कुमार यहाँ पे आ गया। अच्छा, अगर मुझको लेंथ निकालनी हो तो कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, किसी को पता है? अगर किसी, सर स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है तो लेंथ फंक्शन ही होता है। लेंथ फंक्शन का यूज करते हैं, तो सेलेक्ट करेंगे हम लेंथ। तो यहाँ पे हमने रन कराया तो इसकी लेंथ हमारे पास देखो 3 ही दी है, इसने 5 नहीं दी या 10 नहीं दी, जो हमारे पास यहाँ पे 10 था, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं लास्ट नेम की भी निकालना चाह रहा हूँ, लास्ट नेम हमारे पास क्या है,
तो लास्ट नेम में हमारे पास यहाँ पे एल नेम लिख दिया हमने। तो उसमें हमने कुमार लिखा, कुमार में 5 है तो उसमें 5 ही पाए हैं। तो ये फंक्शन वाले आपको इसके अंदर मिलेंगे, यहाँ पे ये दिए हुए हैं इधर। टेक्स्ट के फंक्शन है हमारे पास, ठीक है। यू केस अपर कर दो, एल केस लोअर, मिड, सब स्ट्रिंग या सब एसटीआर, लेंथ, लेफ्ट, राइट, ये सब स्ट्रिंग के फंक्शन होते हैं, इससे हम यूज कर सकते हैं। तो हमारे सर पास, हाँ। सर मैंने लेट ज्वाइन किया था, ये जो इसमें आपने सुपर की करवाई है ये आएगी क्या पेपर में? मतलब सिलेबस में है? देखो भाई, सिलेबस में अगर आप खाली उसका दे रहे हो, पीजीटी का, तो पीजीटी के सिलेबस में तो सुपर की लिखी हुई नहीं है, ठीक है। अगर आप एपी का पेपर दे रहे तो उसमें तो आएगी, या कोई और पेपर दे रहे उनमें सब में आएगी। ओके सर। ओके। केवीएस या एचपीएससी पीजीटी वगैरह के में सिलेबस में सुपर की मेंशन नहीं के रखी है, की में ये 4 की लिखी हुई है, ठीक है। बाकी डी ट्रिपल एस बी एन बी एस वगैरह या एपी वगैरह और पेपर देते हैं उनमें तो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास समझ में आया कि आप जो है अभी जो लेटेस्ट वर्जन चल रहे हैं उनमें हमारे पास क्या है, इसमें भी 3 ही लेंथ आ रही, इसमें ऐसा नहीं है कि 10 लेंथ आ गई हमारे पास। तो प्रैक्टिकली आपको फर्क नहीं दिख रहा कि इसमें फिक्स ले रहा है या नहीं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट नहीं ले रहा है। अभी पुराने वर्जन में लेता था, तो थ्योरेटिकल हम लिखते हैं कि भाई ये फिक्स लेंथ का है, ये प्रैक्टिकल का अगर फिक्स का बनाना होता है तो आपको मैन्युअली जाके बनाना पड़ता है। और वो क्यों बनाए हम, हमारा तो वेरिएबल लेंथ ही ज्यादा बेटर काम करता है, तो वैसे भी हम कैर का यूज नहीं करते, वैर कैर का ही यूज करते हैं। तो ये डेटा टाइप से रिलेटेड चीजें हैं जो थियोरटिकल हैं, काफी इम्पोर्टेंट है चीजें। तो ये वाला जो है टॉपिक मैंने पूरा आपको कंप्लीट करा दिया है सारा इसमें भी। और बाकी तो ये एग्रीगेट फंक्शन के बाद का यहाँ तक का ये सारा करा दिया था लास्ट क्लास में, ठीक है भाई। बाकी फिर पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। और किसी को इनमें कोई डाउट हो तो पूछ लो, जो आज करा।